हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज हम लोग डीपीपी नंबर 7 डिस्कस करेंगे। आज के डीपीपी में हमारा टॉपिक होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए डिस्कशन अपना शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप फिल्ड विथ वाटर, डेंसिटी देयर गिवन है। ठीक है, डेंसिटी रो डब्ल्यू अप टू द टॉप इज प्लेस्ड ऑन ए वेइंग मशीन एंड इज रीडिंग डब्ल्यू। ठीक है, वेइंग मशीन का अभी रीडिंग कितना है? डब्ल्यू। ठीक है, वेइंग मशीन रीडिंग कैसे शो करता है? इसके वेइंग मशीन के बेस पे जो भी डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसी को वो रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो वो भी कितना है? डब्ल्यू। यानी ये जो वाटर अभी इसके अंदर फील्ड है, ठीक है, उसका वेट कितना हो गया? डब्ल्यू। ठीक है, वेट ऑफ वाटर। ए वुडन वॉल्यूम बॉल ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी, एक बॉल जिसका वॉल्यूम भी मास एम इज पुट इन वाटर बाय द गिवन टू अरेंजमेंट। इन अरेंजमेंट 1 द बॉल इज कनेक्टेड बाय a rigid rod of negligible volume and pushed in the water. In arrangement 2 the ball is attached with bottom by a massless string. यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, वहां पे रॉड था पहले अरेंजमेंट में। द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। ओके, तो पहले एक कंटेनर में पूरी तरह से वाटर हमने फिल कर दिया और उस कंटेनर को वेइंग मशीन पे रखा। वेइंग मशीन का रीडिंग आ रहा है डब्ल्यू, यानी जो कंटेनर में वाटर है उसका वेट कितना है? डब्ल्यू। अब हमने दो बॉल इस कंटेनर में इंसर्ट किए। पहला जो बॉल है वो रॉड से कनेक्टेड है और ये जो बॉल है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अब बताना है कि रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या सेम रहेगा। तो अरेंजमेंट 1 की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे ही बॉल यहाँ पे कंटेनर के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, वो वाटर कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर पहले क्या था? कंप्लीटली फिल्ड था कंटेनर में। तो बॉल के आने से इस बॉल के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट कितना है? वाटर जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेट कम हो जाएगा। तो अरेंजमेंट 1 की अगर बात करें, अरेंजमेंट 1 की बात करें, ठीक है, तो वेट कितना होगा? डब्ल्यू तो था ही वाटर, उसमें से कुछ वाटर बाहर चला गया। कितना वाटर चला गया? तो इस बॉल का वॉल्यूम कितना है? तो बॉल का वॉल्यूम देखिए दे रखा है आपको, कैपिटल वी। ठीक है, तो डेंसिटी रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये तो मास ऑफ वाटर हो गया जो बाहर गया, इनटू जी कर दीजिए, उसका वेट हो गया। ठीक है, और देखिए इस बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंस फोर्स लग रहा होगा। तो थर्ड लॉ से बॉल जो है वॉल वाटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बायंस फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? ये जो बायंस फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, थर्ड लॉ का यूज करके वो वेइंग मशीन पे आएगा, तो उसके कारण वेट बढ़ेगा प्लस एफ वी। ठीक है, तो कितना हो गया रीडिंग? डब्ल्यू माइनस वी जी प्लस बायंस फोर्स अपन कितने क्या लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जो बॉल का वॉल्यूम है वी इनटू जी। ठीक है, तो ये तो देखिए कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू डब्ल्यू। यानी अरेंजमेंट 1 में रीडिंग कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। और अपन से क्या पूछा था? इनकरेक्ट, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, तो बी इनकरेक्ट हो गया। बी अपना क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, खैर अरेंजमेंट 2 भी देख लेते हैं। अरेंजमेंट 2 में क्या होगा? इसमें भी वही होगा। अरेंजमेंट 2 में भी इसी तरह का कंसेप्ट होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा रीडिंग? तो पहले तो वाटर पूरा था, उसमें से कुछ वाटर बाहर चला जाएगा क्योंकि बॉल ने क्या किया है? कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है वाटर का। ठीक है, कितना? तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, इतना मास हो गया जो बाहर गया, इनटू जी कर दीजिए। ठीक है, और देखिए बॉल पे ऊपर बायंस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बॉल जो है वाटर पे नीचे डायरेक्शन में बायंस फोर्स लगेगा, तो ये जो वाटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा, इसके कारण वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ेगा एफ बी। और देखिए यहां पे जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग देखिए कंटेनर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में मान लीजिए टेंशन टी है, तो बॉल पे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी लगेगा और यही स्ट्रिंग कंटेनर पे ऊपर डायरेक्शन में टी लगाएगा। तो इस टी के इक्विवेलेंट रीडिंग कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर पे क्या है? ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, अच्छा टी का वैल्यू कितना है? तो बॉल तो क्या है? इक्विलिब्रियम पे है, तो बॉल पे क्या है? अपन नेट फोर्स 0 कर देते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में एफ बी लग रहा है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? एक तो टी और बॉल का जो अपना वेट है, तो बॉल का वेट कितना है? मास दे रखा है एम इंटू जी। तो यहां से टी का वैल्यू आ गया एफ वी माइनस एम जी। ये टी रख दीजिए यहां पे, तो डब्ल्यू माइनस रो डब्ल्यू वी जी प्लस एफ वी माइनस
टी का वैल्यू जरा रखिए तो एफ बी माइनस एम जी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू माइनस रो डब्ल्यू वी जी, यहां तक तो है ही, ठीक है, प्लस एफ बी प्लस एफ बी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एफ बी प्लस एम जी, ये कैंसिल हुआ, डब्ल्यू, ठीक है, प्लस एम जी माइनस रो डब्ल्यू वी जी, ये आ गया अरेंजमेंट 2 में जो नया रीडिंग है, न्यू रीडिंग अरेंजमेंट 2 में, ठीक है, डब्ल्यू प्लस एम जी माइनस रो डब्ल्यू जी, डब्ल्यू प्लस एम जी माइनस, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट था, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, इन अरेंजमेंट 2 इज लेस देन दैट इन अरेंजमेंट 2, बोला कि अरेंजमेंट 2 में जो वेट रीडिंग है वो 1 से कम है, बिल्कुल कम है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो रो डब्ल्यू वी जी है वो एम जी से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वुड लेस देन वाटर, यानी जो एम जी है, ठीक है, वो कम है, और ये जो रो डब्ल्यू वी जी है वो क्या है, ज्यादा है, तो माइनस वाला टर्म अगर ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, यानी डब्ल्यू से ये कम जाएगा, अरेंजमेंट 1 में कितना था, डब्ल्यू, तो ये भी अपना करेक्ट हो गया, ठीक है, तो आंसर सही कौन सा हुआ, बी, बी। चलिए क्वेश्चन 2, A uniform solid sphere of radius r is in equilibrium inside a liquid whose density varies with depth from sea surface where h is depth from free surface, okay, density of sphere, ठीक है, एक बॉल है जिसकी रेडियस r है, ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है मतलब क्या हो रहा होगा, ऊपर बायस फोर्स लग रहा होगा और नीचे वेट लग रहा होगा, ठीक है, वेट तो लिख लेंगे, अभी अपन क्या करते हैं, बायस फोर्स पर से निकालते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि डेंसिटी वेरिएबल दे रखा है, h के साथ देखिए यहाँ पे रो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और डेंसिटी वेरी, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इसको अगर इस तरह से अपन सोचें जो डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, वो रो इक्वल टू रो नॉट, रो आएगा यहाँ पे, रो नॉट नहीं है, ये हटा दीजिए, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एच बाई एच नॉट, एच बाई एच नॉट, ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is in equilibrium inside a liquid whose density vary with depth from the surface, ठीक है, h नॉट क्या है, ये जो पूरा वाटर है उसकी हाइट दे रखा है, तो यहां पे अगर क्या हम करें, इक्वेशन जो दे रखा है ना, इसको अगर थोड़ा सा अगर अपन ध्यान से देखें तो एलिमेंट बड़ा तरीके से लेना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बॉल में मैं ये रीजन कंसीडर कर रहा हूं और नीचे भी यहां पे एक रीजन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए ये जो लाइन है जो बिल्कुल इसके बॉल के सेंटर से पास कर रहा है, स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, ये जो ऊपर वाला हमने रीजन सेलेक्ट किया, ये मान लीजिए इस सेंटर लाइन से x डिस्टेंस ऊपर है, उसी तरह से ये भी x डिस्टेंस नीचे है, ठीक है, ये जो दो रीजन कंसीडर किया, इसकी वॉल्यूम dv मान लीजिए, इसकी वॉल्यूम dv मान लीजिए, ठीक है, तो इन पे बायस फोर्स पहले निकालिए, ठीक है, इन पे बायस फोर्स कितना लग रहा होगा, इन दोनों पे टोटल, ठीक है, तो बायस फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, बायस फोर्स तो कितना लग रहा होगा, यहां पे डेंसिटी लिखे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ठीक है, d माइनस एक्स, डी तो देखिए सेंटर लाइन तक है, एक डिस्टेंस ऊपर जाएंगे d माइनस एक्स, अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला जो एलिमेंट की है उसकी फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा d प्लस एक्स, क्योंकि ये सेंटर लाइन से एक डिस्टेंस नीचे है, ठीक है, और डेंसिटी का डेप्थ के साथ हमें रिलेशन पता है, ठीक है, तो बायस फोर्स निकालते हैं कि इन दोनों पे सिर्फ रीजन, इस रीजन पे और इस रीजन पे नेट बायस फोर्स कितना होगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे स्फीयर पे नेट बायस फोर्स आ जाएगा, तो इन दो रीजन पे लिखते हैं, तो पहले इस वाले पे लिखिए, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं बायस फोर्स, डेंसिटी, तो इस वाले पे डेंसिटी लिखिए रो नॉट इंटू 1 प्लस एच की जगह क्या रख देंगे, डी माइनस एक्स, ठीक है, इंटू dv इंटू जी प्लस नीचे वाले पे लिखिए रो नॉट 1 प्लस डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एच नॉट इंटू dv इंटू जी, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसमें कुछ कॉमन लीजिए, तो कॉमन मुझे दिख रहा है यहां पे कि रो नॉट जी dv कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा,
1 प्लस यहां पे आएगा डी बाई एच नॉट, ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स नेटवर्क खत्म होगा, इनटू यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो उससे क्या हमें नेट बायन्स फोर्स आएगा। तो इंटीग्रेट अगर करें, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, 2 रो नॉट जी 1 प्लस डी बाई एच नॉट, ठीक है, इंटू डीवी। कांस्टेंट को बाहर रखें, ठीक है, डीवी बचा था उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब डीवी क्या है? टोटल वॉल्यूम, ठीक है, डीवी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? तो ऑलरेडी देखिए हमने ये जो ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन दोनों यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, 2 का फैक्टर आ रहा है उसी के कारण। तो अब यहाँ पे डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो v/2 आएगा, ना कि v आएगा। फिर से समझिए, ऑलरेडी हमने 2 एलिमेंट लिया है, एक जो सेमी ऊपर वाला सेमी हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सेमी हेमिस्फीयर है, दोनों में हमने एक रीजन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डीवी को तो आएगा v/2, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऊपर और नीचे कंसीडर कर लिया है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रो नॉट जी, 0 से v/2 लिख दीजिए, तो 1 प्लस डी बाई एच नॉट इंटू v/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बायन्स फोर्स इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट वी रो नॉट जी, ठीक है, ये मल्टीपल डॉट है, वी रो नॉट जी, वी रो नॉट जी 1 प्लस डी बाई एच नॉट, 1 प्लस डी बाई एच नॉट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे? वेट को बायन्स फोर्स के इक्वल कर दोगे, ठीक है। वेट क्या लिखोगे? स्फीयर की डेंसिटी अपन को निकालना था, वो मान लेते कितना है, रो स्फीयर है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम वी, ठीक है, इनटू जी वेट हो गया, वी रो नॉट जी 1 प्लस डी बाई एच नॉट, ठीक है, वी जी कैंसिल होगा, तो यहां से डेंसिटी ऑफ स्फीयर आएगा इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस डी बाई एच। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था कि एलिमेंट आप कैसे लेते हैं। हमने एलिमेंट क्या किया, बड़ा समझदारी से सेंटर लाइन से ऊपर और सेंटर लाइन से नीचे ले आया। उससे क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल वाला टर्म था x दोनों को ऐड किया तो कैंसिल हो गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन बना और रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन ही ऐसा दिया हुआ था कि हमें एलिमेंट ऐसा लेना है, ठीक है। बाकी अगर एक एलिमेंट लोगे इंटीग्रेट करोगे आंसर उससे भी आएगा, बट वो काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो आ गया रो नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एच नॉट, रो नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एच नॉट, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन ए वेसल विथ वाटर एवं विच ए लेयर ऑफ लाइटर ऑयल इज poured, ठीक है, व्हेन आइस मेल्ट्स लेवल ऑफ, अच्छा यहां पे देखिए क्या दे रखा है, ये तो है आपका वाटर, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा शायद, ये आपका है वाटर, ठीक है, और ये है आपका ऑयल, ठीक है, और ये जो बॉल दिख रहा है ये बेसिकली आइस का एक बॉल है, ठीक है। तो ये और यहां पे है एयर, तो ये जो हो गया आपका एयर और ऑयल का इंटरफेस, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑयल और वाटर का इंटरफेस। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछ रहा है कि एयर ऑयल का इंटरफेस जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऑयल और वाटर का जो इंटरफेस है वो राइज करेगा या फॉल करेगा, और ये जो ऑयल का जो अभी आपको दिख रहा है थिकनेस S2, ठीक है, वो कम होगा या ज्यादा होगा। यही 8 स्टेटमेंट है, अपन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कंटेनर का है, ए क्या है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर मान लिया। तो ये जो आपको इतना रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम लिखिए जरा, और ये जो रीजन दिख रहा है यहां पे, इस रीजन का जरा वॉल्यूम लिखिए तो जरा क्या आएगा। तो पहला वाला ये जो रीजन हमने बॉक्स में बनाया है ये क्या हो जाएगा, एरिया वॉल्यूम S2 इंटू ए इक्वल टू लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस कुछ ये जो आपको गोला दिख रहा है इसके लिए क्या है, स्फीयर है आइस का, इसका भी कुछ वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि सम वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे फिर जो हमने ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, यहाँ पे जरा ये वॉल्यूम लिखिए तो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, H2 डैश इंटू ए, कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो क्वेश्चन हुआ क्या था कि आइस जब मेल्ट कर जाएगा तो बताना था कि क्या क्या चीजें होगा। तो ये जो बॉल जो आइस का है वो मेल्ट कर गया, और अब ये आ गया फिगर बी, ठीक है। फिगर ए ये है आइस के मेल्ट होने के बाद, फिगर बी ऐसा है, ठीक है। तो अब H2 डैश ए क्या लिखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑयल का हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल। अच्छा, ऑयल का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होगा, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। वाटर ऑलरेडी ये प्रेजेंट था, आइस के मेल्ट होने से वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, बट ऑयल का वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या रिजल्ट आएगा, H2 माइनस H2 डैश इंटू ए इक्वल टू सम वॉल्यूम ऑफ आइस। सम वॉल्यूम ऑफ आइस, यानी वॉल्यूम तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है टर्म, यानी कि H2 इज ग्रेटर देन H2 डैश, ठीक है। ये जो टर्म है ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी H2 इज ग्रेटर देन H2 डैश। H2 इज ग्रेटर देन H2 डैश, यानी ऑयल का जो पहले थिकनेस H2 था, अब ऑयल का थिकनेस कितना है, H2 डैश, ये बढ़ गया, ये क्या है, सॉरी घट गया, H2 ज्यादा है ना, पहले ऑयल का थिकनेस H2 था, अब ऑयल की थिकनेस कितनी है, H2 डैश, तो ऑयल का थिकनेस जो है वो घट गया। तो एक तो अपना आंसर ये हो गया, ऑयल का थिकनेस जो है घट गया, तो थिकनेस ऑफ ऑयल डिक्रीजेस, एक तो आपका ये हो गया 3। अब इंटरफेस की बात करते हैं कि ये जो इंटरफेस है ऑयल और वाटर का, ये राइज किया फॉल किया, इसकी जरा बात करते हैं। तो ये जरा कैसे करेंगे, तो अब देखिए ये जो कंटेनर का बेस है, ठीक है, उस पे कंटेनर के बेस पे जो वेट लग रहा होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि मास कंजर्वेशन रहेगा, हमने लगाया। ये जो पूरा मास है कौन सा, ऑयल प्लस वाटर प्लस आइस, इन तीनों का मिला के आइस तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। आइस मेल्ट हो जाएगा तब भी टोटल मास वही रहेगा। अगर टोटल मास वही है कंटेनर में, तो बेस पे जो लगने वाला वेट है वो भी सेम वही रहेगा। अच्छा, वेट क्या लिखेंगे, वेट को लिख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वेट लग रहा होगा, मान लीजिए उसको W1 बोले, तो यहाँ पे मान लीजिए पहले प्रेशर P1 था और बेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे जो वेट आएगा W2 वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अब प्रेशर P2 हो गया इंटू एरिया A। तो टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, आइस मेल्ट हो जाएगा तब भी इस सिस्टम के अंदर टोटल मास, ऑयल वाटर और आइस तीनों मिला के मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट यानी उनका वेट कांस्टेंट, तो बेस पे जो इनका जो वेट आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। वेट क्या है, बेसिकली फोर्स, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है इंटू एरिया, यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि दोनों केस में P1 और P2 क्या रहेंगे, बराबर, एरिया तो सेम ही है, P1 इक्वल टू P2, ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे P1 इक्वल टू P2। अच्छा, जरा P1 लिखिए तो कैसे लिखेंगे अपन, तो यहां पे तो अपन को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आइए P0 प्लस ऑयल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑयल GH2 प्लस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर GH1, तो लिखिए P1 इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H2, ठीक है, यहां पे पहुंच गए। और नीचे आइए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू H1 इक्वल टू, यही अब इस केस में बेस में प्रेशर निकालिए, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल G इंटू H2 डैश, P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल G इंटू H2 डैश, ठीक है, प्लस अब वाटर आ गया तो वाटर का लिखिए डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू H1 डैश, ठीक है, ये कैंसिल हुआ आपका। तो अब यहां से क्या कीजिए, कॉमन लीजिए कुछ, ठीक है, तो कॉमन लेना है अपन को, ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे H1 और H1 डैश है, ठीक है, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे, और पहले वाले में आया था H2 माइनस H2 डैश, ठीक है, तो इसको इधर लाइए, तो इसको अपन इधर लाते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल G कॉमन ले लेते हैं, H2 माइनस H2 डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो ऑफ वाटर G इंटू H1 डैश माइनस H1, ठीक है, तो यहां से आ गया H1 डैश माइनस H1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ G तो कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू H2 इंटू H2 डैश डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब देखिए यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H2 डैश था,
ठीक है, यानी ये पॉजिटिव टर्म है तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, H1 डैश इज ग्रेटर देन, यानी ये जो इंटरफेस था ऑयल और वाटर का ये राइज कर गया, ऑयल वाटर का जो इंटरफेस है वो राइज कर गया, यानी कि ये, ठीक है, ऑयल वाटर का जो इंटरफेस है, एक और चेक कर लीजिए, क्या आ रहा है, H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, ठीक है, H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, हाँ, तो जो ऑयल और वाटर का इंटरफेस है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑयल वाटर का इंटरफेस, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये तो एयर है, ठीक है, ये आपका एयर है, ठीक है, तो ऑयल वाटर इंटरफेस राइज कर गया, ये तो ऑयल और एयर का इंटरफेस है, ठीक है। अब इसी तरह से अपन को ऑयल और एयर के इंटरफेस के बारे में बात करना है, ठीक है, तो ऑयल और एयर का इंटरफेस के लिए अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे, तो ऑयल और इंटरफेस यानी इस इंटरफेस की बात कर रही है, तो इसका कैसे डिसाइड होगा, तो ऑयल का तो पहले देखिए लेवल घटा, ठीक है, इसका अगर लेवल डिसाइड करना है तो सेपरेट देखते हैं, पहले ऑयल की थिकनेस देखते हैं, तो ऑयल की थिकनेस घटा, ठीक है, ऑयल का थिकनेस घट गया, तो कितना घटा वो देखिए, डिक्रीज, ये लिखिए, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ऑयल, कितना घटा था, ये देखिए H2 माइनस H2 डैश, H2 माइनस H2 डैश, ऑयल का थिकनेस घटा था, और ऑयल वाटर का इंटरफेस जो है वो बढ़ा, ठीक है, ठीक है, राइज या इंक्रीमेंट लिखे, इंक्रीमेंट इन वाटर ऑयल लेवल इंटरफेस, ठीक है, वो तो राइज कर गया, कितना से, H1 डैश माइनस H1, H1 डैश माइनस H1, तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कि डिक्रीज ज्यादा हुआ कि इंक्रीज ज्यादा हुआ, अब वो डिसाइड करना पड़ेगा, ये वाला टर्म ज्यादा है कि ये वाला टर्म ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑयल का तो अपना लेवल घट गया बट ये लेवल बढ़ गया, तो अल्टीमेटली ये जो ऊपर वाला है ऑयल और एयर का इंटरफेस वो घटा कि बढ़ा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा ऑयल का थिकनेस ज्यादा घटा या फिर ऑयल वाटर का इंटरफेस ज्यादा राइज किया, तो वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है, तो अपन को यहां से पता चलेगा, ये देखिए यहां पे H1 डैश माइनस H1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, H2 माइनस H2 डैश, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ऑयल की डेंसिटी वाटर से तो कम होता है, यानी ये जो रेशियो है 1 से कम है, यानी H1 डैश माइनस H1 कम है, H1 डैश माइनस H1 कम है, H1 डैश माइनस H1 कम है, यानी राइज कम हुआ फॉल ज्यादा हुआ, राइज कम हुआ फॉल ज्यादा हुआ, तो अल्टीमेटली लेवल जो है वो घट जाएगा, अल्टीमेटली ये जो लेवल है वो घट जाएगा, यानी ऑयल एयर का जो इंटरफेस है वो घट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 236, ये अपना करेक्ट हो गया 236। क्वेश्चन नंबर 4, a large open tank is filled with water up to height h, a small hole is made at the base of the tank, it takes t1 time to decrease the height of water to h by n, n is greater than 1, and it takes t2 time to take out the remaining water, ठीक है, if t1 is equal to t2 then value of n is, ठीक है, एक लार्ज ओपन टैंक है, इस फील्ड विद वाटर अप टू हाइट, स्मॉल इज मेड एट द बेस ऑफ द टैंक, ठीक है, बिल्कुल बेस में, तो ऐसा करते हैं यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, ये आपको होल दिख रहा है यहाँ पे होल है, यहां से वाटर बाहर आएगा, ठीक है, ये जो है आपको कैपिटल H हाइट तक भरा है, कब t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, मान लीजिए कि कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर, और कैपिटल A2 जो है वो मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल है जो यहां बेस में बना हुआ है, ठीक है, रो मान लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनिशियली हाइट t इक्वल टू 0 पे था कैपिटल H, तो पूछा गया है कि कैपिटल T1 वो टाइम है
जब जो वाटर की हाइट है वो घट के कितना हो जा रहा है h/n, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वो टाइम कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि किसी टाइम पे वाटर की जो हाइट है वो कितनी है y, मान लीजिए कि टाइम पे वाटर की जो लेवल है वो कैपिटल H से घट के कितना हो चुका है y, ठीक है। इस समय लिक्विड ऐसे बाहर जा रहा होगा, ठीक है। लिक्विड की जो लेवल है वो मान लीजिए v1 स्पीड से नीचे मूव कर रहा है और लिक्विड यहां से जो बाहर जा रहा है वो मान लीजिए v2 होगा, ठीक है। अच्छा, होल का एरिया काफी कम होगा, लिखा होगा ये स्मॉल होल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मॉल होल। अगर होल का एरिया काफी कम है तो अपन v2 के बारे में लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा √2GY, जो यहाँ पे वाटर का लेवल है। ऐसा रिजल्ट अपन पढ़े कि अगर होल, ये बर्नौली इक्वेशन से आता है, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा है, और होल का एरिया अगर काफी कम हो कंटेनर के एरिया के रेस्पेक्ट में, तो v2 को ऐसा लिख सकते हैं √2GY। तो अपन यहाँ पे अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। क्या कंटिन्यूटी लगाएंगे, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है हमने A1, होल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है हमने A2। तो जिस रेट से यहाँ पे पर सेकेंड जितना वॉल्यूम यहाँ पे घटेगा कंटेनर से, उतना ही पर सेकेंड वॉल्यूम होल से बाहर जाएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है। अच्छा, V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रेट से y घट रहा है, यानी कि माइनस ऑफ dy/dt, और V2 तो पहले ही हमने लिख रखा है √2GY। इंटीग्रेट कर दीजिए, dy डिवाइडेड बाय रूट बाय नीचे आएगा, यानी y⁻1/2, सारे कांस्टेंट को इस साइड रखिए, माइनस ऑफ A2/A1, ठीक है, √2G A2/A1, dt को इस साइड ले जाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए, dt को इस साइड ले जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब लिमिट रखिए, t इक्वल टू 0 पे y कितना था, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाटर की इसमें हाइट है वो कितना था t इक्वल टू 0 पे, कैपिटल H, तो यहाँ पे कैपिटल H रख देंगे। वो टाइम t1 जब वाटर का हाइट घट के कितना हो जाए h/n, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखिए h/n ये मेंशन किया हुआ है, h/n, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन बन रहा है, हमें यहां से क्या मिल जाएगा t1 मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा t1। उसके बाद बोला था कि ठीक है हाइट जो है घट के कितना हो गया h/n, अब बोल रहा है कि इसके बाद जो वाटर बच रहा है उसको पूरी तरह से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो इसी इक्वेशन में अब लिमिट बदल देते हैं। कैसे लिमिट बदल देंगे, जरा ये देखिए, फर्दर मैंने कहने का मतलब कि कैपिटल T1 टाइम के आगे की अब स्टोरी बता रहे हैं, जो उसमें पानी बचा होगा उसका, ठीक है। तो dy डिवाइडेड बाय y⁻1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ A2/A1 √2G, ठीक है, dt। अब कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टाइम 0 मानिए, यानी कैपिटल H/n अभी हाइट है, इसको इंस्टेंट 0 मान लीजिए, मान सकते हैं, मानने में क्या है, ठीक है। तो टाइम 0 हमने उसको मान लिया जब अभी वाटर लेवल कितना है कैपिटल H/n, ठीक है। वो टाइम t2 जब वाटर पूरी तरह से बाहर चला जाए, यानी हाइट कितना घट के हो जाएगा 0। फिर से सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहां से क्या निकल जाएगा t2, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि t1 इक्वल टू t2 है, ठीक है, t1 इक्वल टू t2 है। तो जैसे t1 इक्वल टू t2 आप लगाओगे, ठीक है, यहां से जो रिजल्ट आएगा यहां से रिजल्ट आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा n का वैल्यू, ठीक है। तो वो n कितना आ जाएगा 4। A capillary tube with inner cross section in the form of a square of side A is dipped vertically in a liquid of density rho and surface tension T, ठीक है। और सब कुछ गिवन है अपन यहाँ पे, डेंसिटी रो गिवन है, सरफेस टेंशन सी दे रखा है, और जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है उसका साइड ए है, विच वेट द सरफेस कैपिलरी एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दे रखा है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट हाइट टू विच लिक्विड विल बी रेज्ड इन द ट्यूब इज, ओके। तो देखिए ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है, ठीक है। इसको हमने डिप किया लिक्विड में,
ठीक है, इसको हमने डीप किया लिक्विड में, तो सराउंडिंग में मान लीजिए लिक्विड का लेवल इतना है, इसमें कुछ राइज किया लिक्विड, मान लीजिए इस साइड तक राइज किया, ठीक है, तो इस साइड तक राइज किया, इसको इस तरह से शो कीजिए, ठीक है, तो लिक्विड को इस तरह से अपन शो कर सकते हैं ऐसे यहां पे, ठीक है, या उससे अच्छा फिर ये ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा कीजिए, थोड़ा विजुलाइज हो फिगर, ऐसा ड्रॉ करते हैं, इसको नहीं करते, एक ही करते हैं, ठीक है, तो देखिए ऐसा हमें लिक्विड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल है, यानी ये वाला साइड अगर बात कीजिए ABCD, ये राइट साइड वाला जो साइड है इससे देख रहे हैं, तो ये वर्टिकली ऐसे है, मान लीजिए कि ये जो आपका साइड है ऐसे, ये वाला जो वॉल है, ये वॉल ऐसे है, लिक्विड यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, तो ये जो इनके बीच में मेरा ये जो हथेली दिख रहा है और ये जो वर्टिकल है, ये ABCD वॉल, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा होगा, ऐसे ये पीछे वाला वॉल है ऐसे यहाँ पे होगा, ठीक है, वैसे ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला वॉल है, यहाँ भी लिक्विड सरफेस है, ऐसे एंगल थीटा बना रहा होगा, सेम यहाँ पे ऐसे थीटा एंगल बना रहा होगा, तो चारों सरफेस के साथ ये क्या है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यही एच बताना है कि एच कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो लिक्विड है इतना, कौन सा लिक्विड, ये इतना, ये वाला लिक्विड यहाँ के ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है इतना जो राइज किया है, ठीक है, इन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा, ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कौन सा हो रहा होगा वो अपन पता कर लेते हैं। तो वो फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे, तो देखिए जो लिक्विड की सरफेस है वो अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, यानी जो वर्टिकल वाला बॉल है उसको क्या करेगा, इसे पुल कर रहा होगा, कितने फोर्स के साथ, सरफेस टेंशन दे रखा है सिग्मा, और ये जो साइड कितना है वो A है, तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंथ है वो कितना हो गया A, तो सिग्मा इंटू A फोर्स के साथ लिक्विड का जो सरफेस है इस राइट वाले वॉल को ऐसे क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो थर्ड लॉ से वॉल जो है वो सरफेस पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दे रखा है, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा हो गया। इस सिग्मा ए का अगर वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया जाए, सिग्मा ए कॉस थीटा, ये फोर्स आ गया। तो ये हो गया वॉल ABCD जो लिक्विड सरफेस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है, ये तो एक वॉल का फोर्स है, और इसी चारों वॉल लगा रहा होगा, तो टोटल इस लिक्विड पे अपर डायरेक्शन में 4 इंटू सिग्मा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो लिक्विड राइज किया है इतना इतना पोर्शन, इसका वेट लिख लीजिए। तो वेट कैसे लिखेगा, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो, इंटू वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा A स्क्वायर इंटू H, ठीक है, इंटू G कर दीजिए। A से A आपका कैंसिल हुआ एक, तो अपन को निकालना क्या है, द एब्सोल्यूट हाइट H निकालना है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो G H A, 4 सिग्मा कॉस थीटा इंटू रो G H A। अच्छा, H तो आएंगे, H क्यों लिख रहे हैं फिर, H तो निकालना ही था, ठीक है, 4 सिग्मा कॉस थीटा इंटू रो G H, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक स्फीयर है जिसका मास m एंड रेडियस स्मॉल r इज प्रोजेक्टेड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ये जरा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ग्रेविटी फ्री स्पेस with a speed v, if coefficient of viscosity is 1/6 by the distance traveled by the body before it stop, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक बॉल है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में लिक्विड है, बॉल आगे जा रहा है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए इसकी जो स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं v, ठीक है, ऐसे इनिशियल स्पीड v दे रखा है तो कुछ अलग मान लेते हैं, यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो v बोला गया है, तो अपन क्या है v की जगह कुछ दूसरा नोटेशन यूज कर लेते हैं, u बोल देते हैं, u किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि बॉल की स्पीड है u, तो अगर बॉल इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लग रहा होगा Fv, ठीक है, तो विस्कस फोर्स Fv के कारण ये रिटार्ड करेगा, मास इनटू रिटार्डेशन मान लीजिए वो कितना है a, एक्सेलेरेशन जिसको अपन बोल सकते हैं इस तरफ है, इस तरफ इसको जो एक्सेलेरेशन मिलेगा। अच्छा, विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा r, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है u इक्वल टू मास
अच्छा एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v dv बाई dx, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो किस रेट से वेलोसिटी जो है x के साथ चेंज हो रहा है, dv बाई dx। चूंकि फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये रिटार्ड कर रहा है, यानी अगर ये dx डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो इसका स्पीड घटेगा, dv कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और v नहीं, अपन तो u माने थे ना यार, सिंबल ही उन्होंने यूज कर रखा है गलत, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसी को v कर देते हैं। अच्छा इस साइड आ गया, v ही रहने देते हैं, मान ली किसी इंस्टेंट पे v है, वैसे इनिशियल स्पीड भी v ही है, नोटेशन उन्होंने अजीब यूज कर रखा है, खैर। तो किसी इंस्टेंट पे अभी ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी जनरल टाइम t पे v, ठीक है। तो हटा ही दो यार, यू कर दो इसको, यू ही मान लेते हैं, किसी इंस्टेंट पे t इक्वल टू t पे इसकी स्पीड कितनी है u, तो ये हो जाएगा m इंटू यू इंटू डी बाई डी एक्स। थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है v इंटू डी बाई डी एक्स देखने का, ठीक है, उसी फॉर्म में देखते हैं। बट क्या करें, उन्होंने स्पेशल स्पीड ही v मान लिया है, तो किसी जनरल टाइम पे v अब नहीं लिख सकते ना, स्पीड तो घट रहा है, तो u मान लिया हमने, तो एक्सीलरेशन को लिख दिया माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स। ये u से u देखिए आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अपन को फाइंड निकालना है dx, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, dx को इधर लाइए, इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर, ठीक है, ड्यू, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए, जब चलना शुरू किया था यानी अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ठीक है, तब उस समय ये जो स्पीड v दे रखा था, जो मैं बार बार बोल रहा था, वो इनिशियल स्पीड v था, ठीक है। जब वो मान लीजिए डिस्टेंस x ट्रेवल कर लेगा, तब मान लीजिए वो जाके रुक जाता है, तो अपन को ये x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन 6 पाई, अच्छा ईटा की वैल्यू रख दीजिए, विस्कोसिटी क्या है 1 अपॉन 6 पाई, ठीक है, इंटू आर, इंटीग्रेट करेंगे u, लिमिट रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस b, ठीक है। 6 पाई से 6 पाई कैंसिल होगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एम बी बाई आर, एम बी बाई आर यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 4m, देखिए यहां पे एक बॉल दिख रहा होगा आपको, मास 4m, डेंसिटी सिग्मा, इस बॉल की डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस स्मॉल आर इज अटैच्ड टू ए पुली मास सिस्टम एज शोन इन द फिगर। मास 4m है, डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, द बॉल इज रिलीज इन ए लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड डेंसिटी रो, लिक्विड की जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी कितनी है रो। इफ द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इज सफिशिएंटली लॉन्ग, द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल इज गिवन बाय assume the all massless string and extension, ठीक है। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, बॉल नीचे जाएगा, ठीक है, बॉल नीचे जाएगा, कुछ देर के बाद क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो अगर इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो इस पुली की भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ये पुली फिक्स है, तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी सबका एक्सेलरेशन जीरो, सबका एक्सेलरेशन जीरो, यानी सब क्या है, इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे, ठीक है। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, सब इक्विलिब्रियम पे, नेट फॉर जीरो करते हैं। तो देखिए यहां पे mg लग रहा होगा, मान लीजिए यहां टेंशन t है, ठीक है, तो t का वैल्यू कितना हो गया भाई, mg हो गया, ठीक है। तो ये t यहां भी आएगा, उसी तरह से यहां भी mg है, यहां टेंशन t लग रहा होगा, तो यहां भी t हो गया, ठीक है। तो यहां कितना हो गया 2t, तो इस बॉल पे ऊपर कितना फोर्स हो गया 2t। अच्छा इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 mg और बायस फोर्स भी लग रहा होगा Fb, बॉल नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा Fb, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 mg है, इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, स्ट्रिंग 2t का टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लस लिक्विड इसको बायस फोर्स दे रहा है, प्लस लिक्विड इस पे विस्कस फोर्स भी लगा रहा है, ठीक है। तो 4 mg इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू mg है, t की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, हो गया 2 mg प्लस बायस फोर्स कैसे लिखोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इनटू वॉल्यूम, बॉल का वॉल्यूम मान लीजिए कितनी है v, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम वॉल, ठीक है। तो बायस फोर्स हो गया डेंसिटी रो vg, ठीक है, प्लस
प्लस विस्कस फोर्स क्या लिखोगे 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। ठीक है, तो अपन को निकालना है यहाँ पे द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द वॉल इज, तो सब देखिए आपको पता है, कुछ बचा नहीं यहाँ पे, ये आ जाएगा 2mg इज इक्वल टू रो वी जी, ठीक है, प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये है, बॉल की जो मास दे रखा है 4m है, यानी 4m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका डेंसिटी दे रखा था सिग्मा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो 4m इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो अपन को 2m की वैल्यू चाहिए, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा v बाई 2। 2m की वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा v, 2m की वैल्यू यहां पे रख दीजिए सिग्मा v बाई 2 इंटू जी, इसको इधर लाइए माइनस रो वी जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, वीजी कॉमन लीजिए, वीजी बाई 2 अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 माइनस रो इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम रख दीजिए। ठीक है, सिग्मा बाई 2 माइनस रो, सिग्मा बाई 2 माइनस रो इंटू जी बाई 2, वॉल्यूम क्या लिखे हुए 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। पाई से पाई कैंसिल हुआ। ठीक है, अच्छा एक आर भी कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इधर कितना आएगा 6, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 6 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 18 तो 36 यानी 1/9, एक तो फैक्टर आ रहा है 1/9, साथ में ईटा भी नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक तो आर स्क्वायर आ रहा है इंटू जी आ रहा है, और सिग्मा बाई 2 माइनस रो, ऐसा कुछ आ रहा है, सिग्मा बाई 2 माइनस रो, आर स्क्वायर जी बाई 9 ईटा, चेक करते हैं, आर स्क्वायर जी बाई 9 ईटा सिग्मा माइनस 2 रो, सिग्मा माइनस 2 रो, तो 2 अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 रो, सिग्मा माइनस 2 रो, सिग्मा माइनस 2 रो, यानी 2 का फैक्टर एक मिनट चेक कर लीजिए, कहीं 2 का फैक्टर मिसिंग हो रहा है अपना। 4mg नीचे लगा, ठीक है, टी था, टी 2t ऊपर लगा, ठीक है, बायन्स फोर्स ऊपर लगा, डिस्कस फोर्स ऊपर लगा, 4mg इक्वल टू 2t, टी के वैल्यू हमने रख दिया mg, ठीक है, 2mg इक्वल टू, और बायन्स फोर्स, लिक्विड की डेंसिटी कितना था, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी रो है v इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स हमने रख दिया 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ तक ठीक है, ये इधर आया 2mg इक्वल टू रो वी जी 6 पाई ईटा, ठीक है। 4m इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉल की जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई थी सिग्मा, ठीक है, तो ये भी ठीक है, सिग्मा इंटू बी, यहाँ तक ठीक है, तो 2m इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2, ठीक है, सिग्मा बाई 2, तो 2m इक्वल रहता है सिग्मा बाई 2 इंटू जी इक्वल टू रो वी जी इक्वल 6 पाई ईटा आर बी, वी जी बाई 2 अपन कॉमन ले लिया, हाँ यहाँ देखिए गलती हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन गलती है अपना, वी जी कॉमन लेंगे ना कि वी जी बाई 2 लेंगे, तो वी जी कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा बाई 2 माइनस रो इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है, तो यहाँ से बदल जाएगा, यहाँ से बदल जाएगा सारा कुछ। बच्चों कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, ठीक है, आप अगर टेस्ट में गलती करेंगे तो आपका समय खराब होगा 1 मिनट, ठीक है, तो ठीक है, वीजी तो ये कितना आएगा 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस 2 रो, सिग्मा माइनस 2 रो बाई 2 इंटू जी, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, पाई से पाई कैंसिल हुआ था, आर से आर स्क्वायर आया था, ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू आया था 6 नीचे आया था 1/9, यानी कि सिग्मा माइनस 2 रो इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, वही आ रहा है सिग्मा माइनस 2 रो जी आर स्क्वायर, सिग्मा माइनस 2 रो जी आर स्क्वायर बाई 9 ईटा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, in the figure shown a light container is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction
ठीक है, म्यू दिया है। ए वेरी स्मॉल व्हेल ऑफ एरिया कैपिटल एस इज मेड एट ए डेप्थ एच, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एक होल है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और ये होल एच डेप्थ एच पे है। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी इज फिल्ड इन द कंटेनर, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम भी है, द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू कीप द कंटेनर एट द एक्सेलरेशन। तो होगा क्या बेटे, यहाँ पे ये जो कंटेनर है, ठीक है, ऐसे इसे कंटेनर है, ऐसे ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, यहां से पानी बाहर आएगा, ठीक है, जो हाइट है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है स्मॉल एच हाइट इसमें है। तो जब वाटर यहां से बाहर जाएगा तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। कंटेनर का मास क्या है, कंटेनर में से जो वाटर का मास घट रहा है, तो वाटर जब इधर जाएगा, ठीक है, तो कंटेनर पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, जो रॉकेट के प्रोपल्शन में भी कंसेप्ट जो यूज करता है, जो आप लोग पढ़े, जिसमें फ्यूल को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, फ्यूल जब बाहर निकलता है तो रॉकेट पे अपर डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगता है। यहाँ पे लिक्विड जब बाहर जाएगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। वो थ्रस्ट फोर्स आपको पता है कैसे लिखते हैं अपन, रो इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, अगर ये इसका स्पीड वी माने तो वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा हो जाए तो सॉल्व कर लीजिए, रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, ठीक है, वी स्क्वायर, वी अपन को पता है वही, अगर होल का एरिया काफी कम है तो वी को क्या लिख सकते हैं, √2gh, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2gh, ठीक है, ये अपना हो गया थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा इस पे फोर्स इधर है, कंटेनर अगर इधर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, अच्छा म्यू आपको दे रखा है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो SH/V है। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, जो इस वाटर का वेट है इनटू जी, वाटर का वेट कितना लोगे आप, वाटर का वॉल्यूम V माना है आपने, डेंसिटी रो है इनटू जी, ठीक है। तो SH/V, एक V तो V देखिए कैंसिल ही दिख हो रहा है यहाँ पे, तो रो SHG, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन से, वही निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर, तो A हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय m। तो थ्रस्ट फोर्स देखिए अभी हमने लिख लिया है, कितना है 2ρSGH, 2ρSGH माइनस फ्रिक्शनल फोर्स है ρSGH, ρSGH डिवाइडेड बाय मास, मास वही हो जाएगा डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम V। तो ये आपका फाइनली हो गया ρSGH डिवाइडेड बाय रो इनटू V, SGH/V, ये हो गया एक्सेलरेशन, SHG/V यानी कि ऑप्शन डी। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड A एंड डेंसिटी रो, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका साइड A क्यूबिकल है और डेंसिटी रो स्लाइड ओवर ए फिक्स इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी V। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ऑफ थिकनेस T बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, ठीक है, जो फिगर में नहीं दिख रहा है आपको, यहां पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसे मान लीजिए एक ऑयल है, ठीक है, और ब्लॉक ऐसे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक, जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा A/A/A, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कि एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो इस पे विस्कस फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, mg sin थीटा इस तरफ लग रहा होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, एक्सेलरेशन 0 है, mg sin थीटा इज इक्वल टू विस्कस फोर्स, ठीक है। तो अपन को निकालना है देना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो mg के लिए डेंसिटी ब्लॉक का दे रखा है रो, ठीक है, वॉल्यूम क्या लिखेंगे AQ इंटू जी इंटू साइन थीटा, विस्कस फोर्स क्या होता है 6 पाई ईटा इंटू इसका बेस एरिया हो जाएगा A² इंटू जो वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है 20, तो A² ये कैंसिल हुआ है, A आया यहाँ पे, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो अपन को निकालना है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू रो AG साइन थीटा डिवाइडेड बाई 6 पाई V, ठीक है। तो चेक कर लीजिए रो AG साइन थीटा, तो देन कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ द फिल्म, अच्छा थिकनेस, सॉरी ये विस्कस फोर्स, ये तो स्फेरिकल बॉल के लिए लिखते थे, ये गलत लिख दिया अपन,
ये जो विस्कस फोर्स है ये तो अपन एक स्फेरिकल बॉडी के लिए लिखते हैं ना, सिर्फ इसके लिए थोड़ा इनवैलिड है ये। इसके लिए तो न्यूटन जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा mg को लिखेंगे, डेंसिटी आपको दे रखा है रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यू इंटू जी साइन थीटा इक्वल टू विस्कस फोर्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना जो अपन यूज करते हैं, ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी वाई, ये यूज करेंगे। ठीक है, वो जो हमने लिखा था वो स्फेरिकल बॉडी के लिए आता है रिजल्ट। ठीक है, जनरल बॉडी के लिए अपन ये यूज करते हैं। ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया ऑब्जेक्ट और लिक्विड सरफेस के बीच में। तो ईटा इंटू ए स्क्वायर इंटू, अब ये जो लेयर ब्लॉक के जो बॉटम के कांटेक्ट में वो तो लेयर v वेलोसिटी से आ रहा होगा, और ये जो लेयर इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगा। तो ये हो गया v डिवाइडेड बाय थिकनेस कितना है दे रखा है आपको t, ये थिकनेस कितना है t। ये स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा रो ए जी टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय v, रो ए जी टी साइन थीटा बाई, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए कंटेनर फिल्ड विथ विस्कस फ्लूइड इज मूविंग डाउनवर्ड विथ स्पीड 3 नॉट। एक कंटेनर फिल्ड विथ विस्कस फ्लूइड मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 3 v नॉट। कंटेनर 3 v नॉट से मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट शोन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैज स्पीड v नॉट। ठीक है, अच्छा बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v नॉट, ये दे रखा है। एट द इंस्टेंट ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r is moving downward in liquid speed. The coefficient of viscosity is eta. There is no relative motion between the liquid and the container. ठीक है, then at the shown instant magnitude of viscous force acting on the sphere is, ठीक है, तो कंटेनर में मूव कर रहा है, कंटेनर के अंदर स्फीयर है वो v नॉट से मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों मेंशन नहीं किया, मतलब अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो अगर कंटेनर को स्टेशनरी करे तो चीजें थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो अपन विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर की बात करते हैं। विथ रिस्पेक्ट कंटेनर का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ऑब्जर्वर को कंटेनर पे ही बैठा दे तो उसको कंटेनर कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। ठीक है, अच्छा बॉल को अब वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में एक मिल जाएगा 3 v नॉट, तो एक है v नॉट ऊपर है 3 v नॉट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऊपर कितना हो जाएगा 2 v नॉट। तो इस ऑब्जर्वर को कंटेनर स्टेशनरी दिखेगा और ये बॉल जो है 2 v नॉट से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अब विस्कस फोर्स लगा दीजिए 6 पाई ईटा r इंटू वेलोसिटी कितना है 2 v नॉट, तो 12 पाई ईटा आर वी नॉट, 12 पाई ईटा आर वी नॉट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, द फिगर शो ए शो फिल्म इन विच ए क्लोज इलास्टिक थ्रेड इज लाइंग। ठीक है, ये एक इलास्टिक थ्रेड दिख रहा है, ये जो है शो फिल्म है, ये क्या है आपका शो फिल्म, ये। ठीक है, और ये गोल्ड रखा है, एक स्ट्रिंग है इस तरह से क्लोज। द फिल्म इज साइड द थ्रेड स्प्लिट। अब इसके अंदर मान लीजिए किसी ने ऐसे एक नीडल से होल कर दिया, तो अंदर का जो फिल्म है वो क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये जो थ्रेड है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर शेप ले लेगा। ये अपन पढ़ रखे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब बोल रहा है कि नाउ द स्लाइडिंग वायर इज मूव्ड। ये जो स्लाइडिंग वायर है ये वाला जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ है, इज मूव्ड आउट सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज है। अब इस स्लाइडिंग वायर को ऐसे पकड़ के इधर खींचते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द इलास्टिक थ्रेड। तो अब बोल रहा है कि ये जो थ्रेड है क्या इसका रेडियस पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, अगर अपन स्लाइडिंग वायर इधर को बढ़ाते हैं तो ये जो फिल्म है पूरा इसका क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन तो चेंज नहीं होगी ना। अगर सरफेस टेंशन वही है तो इस थ्रेड पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। वो अगर कांस्टेंट है तो थ्रेड जिस रेडियस का बना हुआ है उसी रेडियस का रहेगा। ठीक है, बढ़ता तब जब ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स वो इंक्रीज हो जाता, वो इंक्रीज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 12, एन आइसोलेटेड एंड चार्ज्ड स्फेरिकल सोप बबल हैज रेडियस स्मॉलर एंड द प्रेशर इनसाइड इज एटमॉस्फेरिक। अच्छा, एन आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल सोप बबल, एक सोप बबल है, ये होता है सोप बबल, बाहर भी एयर अंदर भी एयर। ठीक है, बाहर प्रेशर पी नॉट अंदर भी प्रेशर पी नॉट। यहां पर ये लिखा हुआ है प्रेशर इनसाइड साइड इज एटमॉस्फेरिक, टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन देन चार्ज। तो एक्चुअली अगर इस पे चार्ज नहीं देते तो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है। इसका ऐसा जो शेप है इसके कारण, ये हम लोग जानते हैं।
तो अब क्या हुआ, चार्ज देने के कारण क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर आ जाएगा और इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि प्रेशर वो जो अंदर एक्सेस था वो घट के फिर से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, ठीक है। इसका ये जो ऐसा ज्योमेट्री शेप है उसके कारण जो इनवर्ट फोर्स लग रहा था उसको कंपनसेट किया जा रहा है बाहर के इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है। तो जो एक्सेस प्रेशर अंदर अपन पढ़ते हैं 4, सरफेस टेंशन कितना दिया T, 4T/R एक्सेस प्रेशर, वो जो है कंपनसेट हो रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर से। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपन जानते हैं। इस पे चार्ज है, ठीक है, इस तरह से। तो चार्ज के कारण क्या है, इसके एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है, तो ये एक्सपैंड किया और फाइनली प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी ये जो एक्सेस प्रेशर इतना था वो घट, ठीक है, उसको किसने घटाया, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर ने इतना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। सरफेस टेंशन फोर्स जो था वो इसके कारण यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कंपनसेट हो गया। तो पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा को लिख सकते हो ना। सिग्मा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 बॉल पे टोटल चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाय 4πr²। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 4T/R सिग्मा की जगह रख दीजिए Q डिवाइडेड बाई 4πr² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 4T/R इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 32π² एप्सिलॉन नॉट R²। तो अपन को चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू 128T एप्सिलॉन नॉट π² R² बाई R, और उसका ले लीजिए रूट, ठीक है। तो अब मैच कर लीजिए, तो इस तरह देना है, तो एक कीजिए 64 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 8, और अंदर बाहर क्या क्या आएगा, अपन को आंसर किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 128 है, देखिए बाहर एक तो आ जाएगा 8 और पाई बाहर आएगा, R बाहर आएगा, 2 अंदर रहेगा, T एप्सिलॉन नॉट बाई R। 8πr बाहर आएगा, 8πr बाहर आएगा, और अंदर आ गया 2RT/, यानी कि ऑप्शन बी। ये 1 मिनट अपना R, अच्छा नहीं, ये R से R कैंसिल होगा ना, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है, तो अंदर R नहीं आएगा, ये अंदर R नहीं आएगा, तो बाहर भी नहीं आएगा। तो क्या बच रहा है, 8 बाहर आया, 2 आया, ठीक है, T एप्सिलॉन नॉट R अंदर आएगा, 8π√2T एप्सिलॉन नॉट, 8π√2 एप्सिलॉन नॉट। ये R अभी भी बच रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ क्या हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। 4TR, R की पावर 4 होगा ना, अच्छा ये गलती है, ये R की पावर 4, R² करेंगे तो R की पावर 4 आएगा, ये R ये कटेंगे तो R³ आएगा, ठीक है, R³ आएगा। इसको फिर से कर देता हूँ, 4T/R इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया था 16 और इंटू 16 × 2 32, ठीक है, π², R की पावर 4 करना था, अपन स्क्वायर कर लिए थे, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q² इक्वल टू था 128, ठीक है, एक R से R कैंसिल होगा तो R³ आएगा, एप्सिलॉन नॉट π² R³, ठीक है, इंटू T। तो अब Q इक्वल टू करेंगे तो बाहर हो जाएगा 8, और क्या बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट R² है, एक R बाहर भी आएगा, अंदर बचेगा 2, ठीक है, और पाई भी बाहर आ जाएगा एक, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो अंदर आ जाएगा 2, एक बचेगा R और अंदर बच जाएगा T, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट भी तो अंदर रहेगा, एप्सिलॉन नॉट अंदर रहेगा,
एप्सिलॉन नॉट अंदर रहेगा। ठीक है, तो 120 हो गया, 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट अंदर रहेगा। ठीक है, पाई बाहर आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, टी अंदर रहेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनसाइड रहेगा। ठीक है, पाई बाहर आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर, एक आर अंदर भी बचेगा। ठीक है, ठीक है, अब सही है, 8 पाई आर 2 आर टी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, कैलकुलेशन का ध्यान रखिए थोड़ा। इन ए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट एयर इज अंडर ए प्रेशर P1। ठीक है, और ठीक है, अभी जो एयर है यहाँ पे प्रेशर P1 है। ए सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर लाई इनसाइड द सिलेंडर, दिख रहा है एक सोप बबल, इसका रेडियस आर सरफेस टेंशन T है जिसका। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज टू बी रिड्यूस टू हाफ, रेडियस को R से R/2 करना है। द न्यू प्रेशर P2 टू विच एयर शुड बी कंप्रेस आइसोथर्मली। अब पिस्टन को क्या है करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाना है, जिससे कि P1 का प्रेशर बढ़ के P2 हो जाए और ये जो सोप बबल है उसकी रेडियस आधी हो जाए। एक चीज लिख दिया इन्होंने कि आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करना है, यानी एयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना है, यानी अंदर का यहाँ का जो एयर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, इस सोप बबल के जो अंदर एयर है उसके नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो अपन लगा सकते हैं अभी जो प्रेशर इसके अंदर, ठीक है, इंटू इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, अभी जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना लिख सकते हैं, अभी बाहर प्रेशर P1 है प्लस सरफेस टेंशन कितना है 4T/R, ये प्रेशर हो गया। ठीक है, बाहर जो एयर है यहाँ पे इसका प्रेशर P1 है, तो ये जो प्रेशर हो गया ये किसका हो गया, इसका भी, सोप बबल के अंदर का। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ इक्वल टू फाइनल प्रेशर P1 जो है वो इंक्रीज करके कितना कर देना है P2, यानी बाहर जो अब एयर है वो प्रेशर P1 से बढ़ के कितना हो जाएगा P2। तो अंदर प्रेशर अब कितना हो जाएगा P2 प्लस 4T रेडियस कितना बताया जा रहा है R/2 इंटू वॉल्यूम 4/3πr/2 का क्यूब। ठीक है, यहां से अपन सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। ठीक है, P1 के टर्म में। ठीक है, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर इंटू वॉल्यूम को कांस्टेंट करना था। तो फिर से देखिए, पहले सोप बबल के बाहर जो एयर है, एयर किसके बीच में, पिस्टन और कंटेनर के बीच में, वहां P1 है, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा P1 प्लस 4T/R। ठीक है, एक्सेस प्रेशर का यूज करके लिख दिया हमने, इंटू इसका वॉल्यूम 4/3πr³। अब हमने पिस्टन को नीचे किया, जिससे पिस्टन और कंटेनर के बीच में जो प्रेशर है वो P1 से बढ़ के P2 हो गया। तो सोप बबल के अंदर अब प्रेशर कितना हो जाएगा P2 प्लस 4T नया रेडियस R/2, बोला जा रहा है कि रेडियस नया आधा हो जा रहा है, इंटू 4/3πr/2 का क्यूब। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो यहां से आंसर मिल जाएगा हमें। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज कैपिटल R एंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज कैपिटल T। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज कैपिटल R एंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू डबल द रेडियस ऑफ द सोप बबल बाय ब्लोइंग द बबल, रेडियस को डबल करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अपन वर्क के टर्म में बात कर लेते हैं कि पहले इनिशियल रेडियस R तक ले जाने में अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी सोप बबल को R रेडियस का बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो अपन को पता है, जितना उतना एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी अपन को पता है, कैसे लिखते हैं, सरफेस टेंशन T इंटू एरिया, क्योंकि सोप बबल है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन T इंटू सोप बबल के एरिया 4πr² इंटू 2 कर दीजिए, ये आ गया 8πr²T। अब मान लीजिए कि अगर 2R रेडियस का बनाना होता तब कितना एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2R, 0 से 2R रेडियस तैयार करने में। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी जो अपन निकाल रहे हैं R से 2R, नहीं, शुरू में कोई सोप बबल था ही नहीं, 0 रेडियस का था। 2R रेडियस का अगर एक सोप बबल बनाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एनर्जी था U1। ठीक है, तो फिर से उसी तरह से सरफेस टेंशन T इंटू 4π रेडियस 2R का स्क्वायर
इनटू क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 16 यानी 32 पाई आर स्क्वायर टी। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने क्या कि सो बबल था ही नहीं, 0 रेडियस का था, तो आर रेडियस का बनाने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। फिर से हमने सोच लिया कि सो बबल एक 0 रेडियस का है ही नहीं, 2 रेडियस का बनाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से यहां अगर करना चाहेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वही हमें एनर्जी नीडेड आ जाएगा। तो एनर्जी नीडेड तो 32 में से 8 माइनस कर दीजिए, दिया जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर टी, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ए थिन हॉरिजॉन्टल मूवेबल प्लेट P is separated from two fixed horizontal plate P1 and P2 by two highly viscous liquid of coefficient of viscosity eta1 and eta2, ठीक है, where eta2 is equal to 4 eta1। तो ये देखिए प्लेट P1 और ये प्लेट P2, ये दोनों फिक्स है, और ये एक मूवेबल प्लेट दे रखा है P। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द मूवेबल प्लेट विथ ईच ऑफ द फ्लूइड इज सेम इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स प्लेट इज स्मॉलेस्ट, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस h है या सेपरेशन बोले, देन डिस्टेंस h1 ऑफ द मूवेबल प्लेट फ्रॉम द अपर फिक्स प्लेट सच दैट, इस प्लेट की अपर प्लेट से डिस्टेंस जो ये h1 है, इस पे इसकी वैल्यू निकालनी है, सच दैट from the such that movable plate such that movable plate from h1 such that movable plate can be moved with a constant velocity by applying a minimum constant horizontal force F on movable plate is okay। इसमें बोल रहा है कि बीच वाले प्लेट को मिनिमम कितने कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करे जिससे कि ये जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यानी जो फोर्स अपन F लगाएंगे उतना ही विस्कस फोर्स लगना चाहिए। अब विस्कस फोर्स कौन लगाएगा और किस डायरेक्शन में, अगर प्लेट पे अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो प्लेट इधर मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इस पे इस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगाएगा, मान लीजिए इसको FV1 बोल देते हैं। नीचे वाला लिक्विड भी क्या है, इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा FV2। तो जो कैपिटल F है जो अपन फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो बेसिकली किसकी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में FV1 प्लस FV2, तभी इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कंडीशन ये है कि F जो है हमें कम से कम लगाना है, उसके लिए इस H1 की क्या वैल्यू हो, ठीक है, क्या H1 रखें। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन एज दे रखा है, तो पहले तो मान लीजिए कि जो प्लेट का एरिया है वो A है, एरिया A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ओके। तो अब वैल्यू रखते हैं F इक्वल टू FV1 प्लस FV2। FV1 कितना हो जाएगा, विस्कस फोर्स 1। तो अब उसके लिए देखिए यहां H1 है, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन H है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा H माइनस H1, ठीक है। तो FV1 जो विस्कस फोर्स यहां पे लगेगा इस प्लेट के अपर सरफेस पे, eta1 इंटू एरिया A इंटू, अच्छा ये जो मान लीजिए जो प्लेट जो है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो v हमने मान लिया, ठीक है। तो ईटा एरिया इंटू v डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है h1 प्लस, अब नीचे वाले लिक्विड में आ जाइए, eta2 इंटू a इंटू v डिवाइडेड बाय, अब कितना ले लेंगे, ये कितना है दोनों प्लेट के सेपरेशन h माइनस h1, ठीक है। eta1 इंटू ए इंटू वी वाई H1 प्लस eta2 की वैल्यू गिवन है, eta2 जो है वो देखिए 4 टाइम्स eta1 है, eta2 जो है वो 4 टाइम्स eta1 है, 4 टाइम्स eta1 a इंटू वी अपॉन H माइनस H1। तो F इज इक्वल टू, कुछ कॉमन ले लीजिए यहाँ पे जो आ रहा है, तो कॉमन देखिए एक तो आ रहा है eta1 a v, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन H1 eta av 1 अपॉन H1 प्लस 4 टाइम्स H माइनस H1, ठीक है। eta1 तो कांस्टेंट है जो विस्कोसिटी है, प्लेट का एरिया भी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल क्या यहाँ पे है H1 वेरिएबल है, ये H1 जो यहाँ पे 2 जगह हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये H1 की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये फोर्स जो है मिनिमम हो जाए। तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं,
उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ को क्या है h1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, डी एफ बाई डी h1 डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है h1 की वैल्यू मिल जाएगा, वही पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन तो हमें क्या मिल जाएगा h1 की वैल्यू। तो जब सॉल्व करेंगे तो h1 की वैल्यू कितना आ जाएगा h/3। क्वेश्चन नंबर 16, a container of large uniform cross sectional area A resting on a horizontal surface hold two immiscible non-viscous incompressible liquid of density D and 3D. A container of large uniform cross sectional area A resting on horizontal surface holds two immiscible non-viscous and incompressible liquid of density D and 3D of each height h/2. ओके, तो ये जो है मान लीजिए नीचे तो हैवी डेंसिटी रहेगा 3 रो और ऊपर तो लाइट डेंसिटी वाला लिक्विड रहेगा रो। दोनों की जो हाइट है ना वो h/2 है, दोनों की जो हाइट है यहाँ पे वो h/2 है, ठीक है। द लोअर डेंसिटी लिक्विड इज ओपन टू एटमोस्फेयर हैविंग प्रेशर P0, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P0 है। A teeny hole of area small a is punched on the vertical side of the lower container at a height h. यहां कहीं पे मान लीजिए एक होल किया जाता है, ठीक है, हाइट कितना स्मॉल h पे, तो लिक्विड यहां से बाहर आएगा, ठीक है। बोला गया है लोअर कंटेनर यानी कि 3 रो वाले लिक्विड में, लोअर लिक्विड में a teeny hole of area small a is punched into the vertical side of the lower container at a height small h, ठीक है, बेस से h हाइट पे, फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। तो बताना है कि स्मॉल h की क्या वैल्यू जिसे रेंज मैक्सिमम हो, ठीक है, और वो रेंज होगा कितना, ठीक है, और यहां से किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है। कंटेनर का एरिया कैपिटल है, तो यहां पे इसको अगर सिंपल केस बनाना चाहे तो क्या करते हैं, इन दो लिक्विड को एक सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 3 रो लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लें कि इस कंटेनर में पूरा का पूरा 3 रो लिक्विड का हो तब क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो रिजल्ट हम लोगों को पता होता है। तो अगर ये दो लिक्विड को अगर सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये कंटेनर है मान लीजिए अपना, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आप किसको मानते हैं, रो वाले लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं 3 रो वाले में, तो चलिए अपन 3 रो लिक्विड वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों लिक्विड को, जो रो 3 रो लिक्विड का है उसको रिप्लेस कर देना एक सिंगल लिक्विड से जिसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, ठीक है। तो ये हाइट कितना रखेंगे, मेन बात ये होता है कि ये जो 3 रो वाला लिक्विड है उसकी हाइट कितनी रखेंगे, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए वेट जो कंटेनर का बेस है उस पे अभी जो वेट आ रहा है उतना ही आना चाहिए, कंटेनर के इस वाले केस में बेस पे वेट आना चाहिए, ठीक है। तो बेस क्या होगा, बेस पे जो वेट है बेसिकली क्या है, इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो फोर्स बेसिकली क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया तो कंटेनर का दोनों केस में सेम ही है, यानी कि प्रेशर दोनों में सेम करना है। तो सेम कीजिए, यहाँ पे प्रेशर कितना लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे P0 प्लस नीचे आएंगे रो जी h/2 प्लस 3 रो जी h/2 इक्वल टू, अब कितना लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर P0 है, P0 प्लस 3 रो, मान लेते हैं ये हाइट कितना है y, ठीक है। तो ये हो जाएगा P0 प्लस 3 रो जी इंटू हाइट y, ठीक है। P0 से P0 कैंसिल हुआ तो ये 3/2 हो गया आपका, और ये यानी कि 2 रो जी h इज इक्वल टू 3 रो जी y, रो और जी कैंसिल, तो यहां से y इक्वल टू आ गया 2h/3। तो हमें y मिल गया, ये y बेसिकली कितना है 2h/3, इसको लिख लेते हैं, जो y है बेसिकली कितना है 2h/3। ये जो y है बेसिकली कितना है 2h/3। तो अब अपन को निकालना है कि होल बॉटम से कितनी हाइट पे करे जिससे कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो, ठीक है, और वो रेंज कितना है और वेलोसिटी इफ्लक्स कितना है। तो अब अपन को रिजल्ट पता होता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए होल जो करना होता है बिल्कुल मिड में, यानी अगर ये स्मॉल h इसको बोल रहे हैं तो स्मॉल h क्या होना चाहिए y/2 यानी कि h/3, नीचे से h/3 हाइट पे, यानी कि ये। अच्छा, इस केस में जो रेंज होता है, ये जो रेंज होता है वो किसके इक्वल होता है,
लिक्विड के हाइट की इक्वल होता है, यानी कि 2h/3, 2h/3 रेंज हो गया आपका 2h/3, 2h/3 यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, यानी किस रेट से यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है। तो फिर से अगर होल का एरिया कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में कम है तो वेलोसिटी कितना होता है, √2g। ये जो है यहाँ पे ये वाला हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा, y/2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2g इंटू y/2, यानी कि होल की जो सरफेस है उसके डेप्थ, यानी सरफेस से होल कितनी डेप्थ पे है, ठीक है, √2g y/2। ये 2 कैंसिल हुआ, √g बाई की वैल्यू रख दीजिए, बाई आपका है 2h/3, यानी √2gh/3, √2gh/3 यानी कि ऑप्शन डी। तो ए बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए सर्टेन ग्रेविटी फ्री स्पेस the piston of an arrangement injection is being pushed to show that water just comes out with speed v। ठीक है, यहां पे मान लीजिए जैसे लिक्विड रहा होगा, पिस्टन को नीचे कर रहे हैं तो यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है v स्पीड से, ठीक है, और जो होल है उसका एरिया a माना गया है, पिस्टन का एरिया मान लिया a' है, फोर्स लगा रहे हैं वो f है, और पिस्टन किसी स्पीड टाइम पे v' स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है। द एरिया ऑफ द पिस्टन इज मच ग्रेटर देन द ऑरिफिस ऑफ द इंजेक्शन। फिर से वही बात आ गया कि अगर ऑरिफिस यानी ये जो होल है इसका एरिया अगर काफी कम है तो सीधे स्पीड लिख सकते हैं √2gh। h क्या होगा, ये वाला होल और ये जो पिस्टन है उसके बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द पिस्टन इज प्रोपोर्शनल टू v² पावर टाइम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बर्नौली लगाते हैं यहाँ के बीच में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी जब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो ρgh का टर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि g तो है ही नहीं वहां पे ग्रेविटी फ्री, तो ρgh का टर्म नहीं लिखेंगे। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो बर्नौली इक्वेशन लगाइए, यहाँ पे P0 प्लस हाफ जो लिक्विड है मान लीजिए इसके अंदर वो डेंसिटी रो है इंटू v' का स्क्वायर, ठीक है। ρgh लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए P प्लस हाफ। अच्छा, एक और प्रेशर लिखना पड़ेगा, फोर्स भी तो लगा रहे हैं, वो प्रेशर भी तो अपन को लिखना है, फोर्स जो लगा रहे हैं वो प्रेशर भी तो लिखना होगा अपन को। देखिए, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो कितना लिखेंगे, P0 तो है ही, प्लस ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण भी तो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रेशर प्लस हाफ ρv' ρgh तो लिखना नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा P0 प्लस हाफ ρv²। P0 से P0 तो कैंसिल हुआ, ठीक है। तो F/A इज इक्वल टू हाफ ρv² माइनस v'²। दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, a' v' इज इक्वल टू a इंटू b, ठीक है। v' को लिख सकते हैं अपन, v' इक्वल टू आ जाएगा a/a' इंटू b। इस v' को जरा यहाँ पे रख दीजिए, इस v' की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो उससे आ जाएगा F/A इज इक्वल टू हाफ ρv² माइनस v' करेंगे तो a/a' स्क्वायर, a² इंटू v²। तो हाफ ρv² कॉमन ले लिया जाए, a' माइनस a²/a'², यानी F/A इधर आ गया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, v²। तो एक तो अपन को ये बताना था कि फोर्स जो है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल, v²। पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसका पावर निकालना है, तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स लगा रहे हैं F और पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है, v', तो F इंटू v', ठीक है। तो F की वैल्यू कितना है, A इधर जाएगा तो आ जाएगा हाफ ρ a'² माइनस a² डिवाइडेड बाई a'²। ये तो अभी हमने फोर्स लिखा है, इंटू v' की वैल्यू यहां से फिर से रख दीजिए a/a' इंटू v। तो अब जो पावर है वो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो यहाँ पे v² है, एक यहाँ पे v है, यानी v³ पे डिपेंड कर रहा है, v³ पे, ठीक है। तो अपना पावर हो गया, ये पावर किसके प्रोपोर्शनल है, v³। और पढ़िए, टाइम फॉर एम्प्टिंग द इंजेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रेट से फ्लूइड बाहर आएगा, जी तो है नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट से बाहर आएगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है यहां से जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज रेट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वॉल्यूम,
ठीक है, डिस्चार्ज यानी रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज फ्लोइंग आउट, लिख सकते हैं मान लीजिए टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। एरिया इंटू बी क्या है, किस रेट से लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, वही चीज हमने लिख दिया वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी। वॉल्यूम फ्लो रेट यही होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम टी, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना था यहाँ पे, टाइम फॉर एम्प्टिंग द इंजेक्शन इज, तो टी यहां से कितना आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए इंटू वी, यानी कि टी इज प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर -1। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। टोटल वर्क डन एम्प्टिंग द इंजेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि वी स्क्वायर का टर्म आएगा, तो वो भी प्रोपोर्शनल आएगा, तो वर्क डन यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑप्शन डी भी सही। तो चारों करेक्ट हो गया, ठीक, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 18, एन एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन is applied on a sphere of radius 10 centimeter of mass 1 kg and a sphere moves in a liquid with constant velocity 5 meter per second making 53 degrees horizontal. The coefficient of viscosity of the liquid is 20/6 the SI unit. Okay, constant velocity मूव करा यानी एक्सेलरेशन 0, यानी अपन को फोर्स बैलेंस करना है। तो नीचे तो ग्रेविटी का फोर्स लिखिए, मास 1 kg है, mg यानी कि 10 न्यूटन 1/1 लिखिए। ऊपर बायन्स फोर्स, ठीक है, बायन्स फोर्स कैसे निकालेंगे उसके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया है। अच्छा, फ्लूइड अगर ऐसे मूव, ये बॉल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा वो लिख लेते हैं। तो विस्कस फोर्स अगर निकालें तो 6 पाई ईटा, ईटा दे रखा है 20/6 पाई, 6 पाई ईटा, रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इनटू वेलोसिटी कितना है 5, तो 20/6 पाई है ये, सॉरी 20/6 पाई है, तो 6 पाई एक तो आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हुआ 2, यानी कि आ गया 10 न्यूटन। विस्कस फोर्स लग रहा है आपको 10 न्यूटन, ठीक है। जल्दी से इसके कंपोनेंट कीजिए, ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 cos 53, cos 50 यानी कि 3/5 यानी कि ये हो गया 6 न्यूटन। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कीजिए 10 sin 53, तो ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। तो ये सारे तो वर्टिकल फोर्स लिख रहे हैं, ये जो 6 न्यूटन आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक इस तरह फोर्स चाहिए, तभी इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। वो फोर्स देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नल, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का 6 न्यूटन का जरूरत था हमें इस तरफ, इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो इधर है वो किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो एक तो आपका ऑप्शन हो गया सी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, एक इसी डायरेक्शन में लगेगा तभी ये 6 न्यूटन बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, विस्कस फोर्स 10 न्यूटन, ये तो आ ही गया, ये भी सही है। इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट क्या होता है, वेट माइनस बायन्स फोर्स, तो बायन्स फोर्स कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करें ऊपर 8 प्लस एफ वी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो बायन्स फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। तो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वेट हो जाता है वेट माइनस बायन्स फोर्स, तो इफेक्टिव वेट अगर लिखें तो इफेक्टिव वेट हो जाएगा 10 माइनस बायन्स फोर्स कितना आ रहा है 2 यानी कि 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव वेट यानी कि बी। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज सडनली रिमूव द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर रिमूवल फोर्स विल बी 6 मीटर। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हट गया तो ये तो डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है ही, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, ये वाला जो कंपोनेंट 6 है इस ये अनबैलेंस हो जाएगा, तो 6 का फोर्स लग रहा है, मास है 1 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना सही हो गया, ठीक है। मास दे रखा था 1 kg, यानी ऑप्शन डी भी क्या हो गया सही हो गया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।